अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 24 आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशंस हैं जो आपने बुक में पढ़ी हैं। आप इनको खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा MCQs हैं, आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करते रहे हैं। आउटपुट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के हवाले से आउटपुट क्वेश्चंस, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 में आउटपुट क्वेश्चंस देखे थे कि कोई भी एक स्टेटमेंट होती थी, आपने उसकी आउटपुट बतानी होती थी। सेम इसी तरह से इस चैप्टर में भी वो आउटपुट क्वेश्चंस होंगे और एरर क्वेश्चंस होंगे। मतलब एरर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें कुछ एरर्स होंगे, आपने वो फाइंड करके बताने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक से ही हम इसको एग्जांपल्स को स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बुक है और इसमें आप देखें पार्ट 2 राइटिंग द कोड। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल राइट सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज। वो कहता है कि ये एक मैसेज है। मैसेज में क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फिर नंबर ऑफ़ टीचर्स। मतलब ये एक मैसेज है। वो कहता है कि एक सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आप इस मैसेज को प्रिंट करके दिखाएं। तो आपने आंसर में किस तरह से लिखना होगा, देखें प्रिंट एफ, उसके बाद आपने डबल कॉमा के अंदर मैसेज लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डबल कॉमा के अंदर ही टेक्स्ट मैसेजेस लिखे जाते हैं। तो देखें, आप यहाँ पर वो लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आप स्टेटमेंट की तरफ ज़रा गौर करें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक लाइन में लिखा हुआ है और नंबर ऑफ़ टीचर्स जो है वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो आपने भी सेम इसी तरह से प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखनी है ताकि इस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो। तो देखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा, उसके बाद /n और फिर नंबर ऑफ़ टीचर्स। इस तरह से वो डिस्प्ले होगा और ये लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि ये आउटपुट आपके सामने है या ये मैसेजेस हैं, इनको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी। तो ये इसका आंसर है, आपके सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर n। कहता है कि एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू आपने प्रिंट करनी है। वैल्यू कोई भी है, इससे कोई गर्ज नहीं है। वो फिर ये बता रहा है सिर्फ कि इंटीजर वेरिएबल n की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप क्या प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखें किस तरह से। आपको पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे होते हैं तो डबल कॉमा के अंदर, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है और वो डाटा टाइप के मुताबिक होता है कि अगर n एक इंटीजर वेरिएबल है तो d लगाया जाएगा, अगर n एक फ्लोट वेरिएबल होता तो फिर f लगाया जाता। तो देखें, n वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ये आपका आंसर होगा। प्रिंट एफ डबल कॉमा में आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद आगे आर्गूमेंट्स की जगह वो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन द स्ट्रिंग्स लास्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। देखें, यहाँ पर दो वेरिएबल्स के नाम दिए गए हैं। असल में एक वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम, एक वेरिएबल का नाम है लास्ट नेम। अब इन वेरिएबल्स, ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स में कोई ना कोई वैल्यूज़ पड़ी होंगी। मतलब किसी का फर्स्ट नेम पड़ा होगा या लास्ट नेम इसके अंदर पड़ा हुआ होगा। तो वो कहता है कि प्रिंट दैम एज लास्ट नेम फर्स्ट नेम। अब देखें तरतीब देखें, वो कहता है कि पहले लास्ट नेम प्रिंट करें फिर फर्स्ट नेम प्रिंट करें। तो इस तरह से प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपने लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखें प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आएंगे और s फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। और देखें, पहले लास्ट नेम प्रिंट होगा फिर उसके बाद कॉमा और फर्स्ट नेम। ये दोनों आर्गूमेंट्स आप इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से ये दोनों वेरिएबल्स जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आप लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम तरह के क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई एक हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल राइट सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल। देखिए, कहता है कि एक डबल वेरिएबल है जिसका नाम b है, उसको आपने प्रिंट करना है, लेकिन कंडीशन उसने लगाई है विद 2 डिजिट्स शोइंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए। देखें, ये प्रिसिशन की बात कर रहा है कि हमें इसकी प्रिसिशन जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे हम वो मैंने आपको बताया था कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में हम लिखते थे 5.2, तो 5 क्या होता था, वो उसकी विड्थ होती थी, पॉइंट के बाद जो 2 है वो उसकी प्रिसिशन होती थी। यहाँ पर भी देखें, हम इस तरह से इसको करेंगे। आंसर में देखें, हमने b वेरिएबल प्रिंट करना है, आर्गूमेंट्स में b लिख दिया और डबल कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, मॉडुलस ये साइन आ जाएगा परसेंटेज का और f आ जाएगा।
और पॉइंट के बाद ये 02 लिखा हुआ है, आप सिर्फ 0.2 भी लिख देंगे तो वो प्रिसिशन ही होगी उसकी। जैसे कि 0.2 आपने यहाँ पर एग्जैक्ट ये लिखना होगा, परसेंटेज का साइन, फिर पॉइंट, फिर 2 और फिर एफ़, ये आपने लिखना होगा। एफ़ के साथ आप देखें ये छोटा सा आई लिखा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वैसे डबल वेरिएबल्स के लिए ये यूज़ किया जाता है आई एफ़, या लेकिन सिंपल एफ़ भी अगर आप लिख देंगे तो वो डबल वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि डबल वेरिएबल भी असल में फ्लोट वेरिएबल की ही टाइप है, तो आप सिर्फ एफ़ ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपने लिखना होगा परसेंटेज का साइन, फिर 0.2 और फिर एफ़। 0.2 हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि उसने कहा है कि डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट्स की तादाद वो 2 होनी चाहिए। तो जब बी की वैल्यू प्रिंट होगी तो डेसिमल के बाद अगर 8 या 10 डिजिट्स भी होंगे, लेकिन प्रिंट में कितने होंगे, सिर्फ 2 डिजिट्स ही प्रिंट होंगे। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट अ सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट। वो कहता है कि एक सामने आपके एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, द फाइल इज़ इन, उसके बाद ये कॉलन का साइन आ गया, उसके बाद फिर डबल कॉमा में लिखा हुआ है सी, फिर कॉलन का साइन, फिर स्लैश है, फिर माई डॉक्यूमेंट्स है और फिर डबल कॉमा क्लोज हो गया। देखिए यहाँ से डबल कॉमा स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज, मतलब ये चीज़ प्रिंट करनी है। ये 2 लाइनें जो आपके सामने है, द फाइल इज़ इन यहाँ तक और फिर ये सी माई डॉक्यूमेंट्स, ये आपने प्रिंट करना है। तो इन 2 लाइनों को प्रिंट करने के लिए आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये वही जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन वो जिसने आपको स्टेटमेंट के अंदर उसने बता दिया था कि ये चीज़ आपने डिस्प्ले करनी है, इसके लिए आप क्या प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इस तरह से वो उसने यहाँ पे बता दिया कि ये 2 लाइनें आपने प्रिंट करनी है, तो क्या स्टेटमेंट आप लिखेंगे। प्रिंट एफ स्टार्ट करेंगे। देखें सबसे पहले हमने प्रिंट करना है द फाइल इज़ इन, देखें सेम वही फर्स्ट लाइन आ गई, द फाइल इज़ इन, उसके बाद कॉलन भी आपने लगा दिया, ये देखें। उसके बाद क्योंकि न्यू लाइन आ गई है तो आप यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे। अब स्लैश एन न्यू लाइन में फिर क्या प्रिंट होगा, देखें स्लैश एन के बाद न्यू लाइन में देखें सबसे पहले डबल कोट्स प्रिंट हैं। डबल कोट्स को प्रिंट करने के लिए आपको याद होगा हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था, जो कि स्लैश डाली जाती थी और उसके बाद डबल कॉमा, देखें वही उसने डाला। स्लैश एन के बाद देखें ये स्लैश और उसके बाद डबल कॉमा, ये स्लैश डबल कॉमा जो है ये डबल कॉमा को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर सी है, फिर कॉलन है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब देखें सी और कॉलन के बाद स्लैश प्रिंट करनी है। स्लैश को प्रिंट करने के लिए ये डबल स्लैश उसने लगाई है, पहली स्लैश जो कि एस्केप सीक्वेंस का हिस्सा होती है और दूसरी स्लैश जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ये एस्केप सीक्वेंसेस जो हमने पढ़े थे ये वो चीज़ है। उसके बाद देखें माई डॉक्यूमेंट्स है, एज इट इज़ यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स लिख देंगे और लास्ट में क्योंकि डबल कॉमा फिर प्रिंट करना है तो देखें लास्ट में उसने स्लैश डबल कॉमा लिखा है। स्लैश डबल कॉमा जो है वो डबल कॉमा को प्रिंट कर देगा, एस्केप सीक्वेंस है ये। और सबसे लास्ट वाला जो डबल कॉमा है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग का डबल कॉमा है, जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से एंड कर दिया। तो इस तरह से ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो सेम आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह से, ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं इस तरह से डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ईजी है। इसमें देखें राइट अ सिंगल सी स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट। अब कहते हैं कि एक आउटपुट आपके सामने है हेलो टू, उसके बाद न्यू लाइन में लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ, फिर न्यू लाइन में लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें प्रिंट एफ हेलो टू लिखेंगे, फिर स्लैश एन, फिर द वर्ल्ड ऑफ, फिर स्लैश एन और फिर सी प्रोग्रामिंग। तो ये जब एग्जीक्यूट होगी तो इस तरह से ये 3 लाइनों में ये आउटपुट डिस्प्ले होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर करेक्शन। अब ये जो इसने कोड लिखा हुआ है ना ये 2 स्टेटमेंट्स में, इसमें कोई ना कोई गलती है, वो कह रहा है कि इसको करेक्शन करके दोबारा से लिखें। फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया उसने, फ्लोट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 3.14, ये तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, लास्ट में सेमीकोलन भी है। देखते हैं सेकंड लाइन में कोई मिस्टेक है। प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और ए को प्रिंट किया, लेकिन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर इसने गलत लगाया है, क्योंकि ए जो है वो एक फ्लोट वेरिएबल है और फ्लोट वेरिएबल के लिए परसेंटेज डी नहीं बल्कि एफ़ यूज़ किया जाएगा। तो देखें हमने इसको ठीक करके जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमने एफ़ लिख दिया। तो ये इसकी हम इस तरह से करेक्शन कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद ये आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो गया, डिटरमाइनिंग द आउटपुट। आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, आपका होमवर्क भी यही पार्ट 3 है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे होमवर्क में। इसका ए पार्ट देखते हैं। देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन वर्ल्ड स्लैश एन पाकिस्तान। अब उसने ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, वो कहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर में मतलब जो इसकी आउटपुट होगी वो ये होगी, हेलो लिखा जाएगा, फिर न्यू लाइन में वर्ल्ड और फिर न्यू लाइन में पाकिस्तान, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्लैश एन लगा हुआ है। तो आउटपुट जो है वो इस तरह से बनेगी। इसी तरह से सेम ये है, प्रिंट एफ स्टैरिक स्लैश एन, फिर 2 स्टैरिक्स हैं, फिर स्लैश एन है, फिर 3 स्टैरिक्स हैं और फिर स्लैश एन है। देखें पहला स्टैरिक प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन के अंदर 2 स्टैरिक्स प्रिंट हो जाएंगे, फिर न्यू लाइन के अंदर
3 स्टैटिक्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन हैं। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप के हैं। हम इसमें से ई और एफ़ में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ़ को देखते हैं कि किस तरह से उसने सॉल्व किया। देखें उसने स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। फ्लोट एफ़ इज़ इक्वल टू 3.14159, मतलब ये एक उसने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है और साथ में उसको इनिशियलाइज़ किया है। एफ़ वेरिएबल है, प्रिंट किया उसने प्रिंट एफ़। अब प्रिंट देखें क्या चीज़ होगी। एफ़ इज़ इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर उसने एफ़ लगाया है और दरमियान में लिखा हुआ है 5.1 और आर्गूमेंट्स में उसने एफ़ लिखा है क्योंकि हमने एफ़ की वेरिएबल वैल्यू को प्रिंट करना है। इस तरह से एक और प्रिंट एफ़ की स्टेटमेंट है। एफ़ इज़ इक्वल टू सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पर उसने 5.1 की जगह 3.2 लगा दिया। अब देखें मैंने आपको बताया था कि 5.1 या 3.2 ये क्या चीज़ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के दरमियान लगाई जाती है। ये फील्ड विड्थ होती है और साथ में प्रिसिशन होती है कि जब भी वैल्यू प्रिंट होगी तो किस तरह से प्रिंट होगी। तो हम देखते हैं पहले प्रिंट एफ़ की जो पहली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या आंसर आएगा। अब आंसर में आप लिखेंगे, आपने याद रखना है कि जो भी आउटपुट लिखी जाती है ये जो डबल कॉमा के अंदर मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ होती है ना इसने प्रिंट होना होता है। तो आप देखें डबल कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एफ़ इज़ इक्वल टू तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आगे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इस एफ़ की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो देखें किस तरह से आंसर में देखें एफ़ इज़ इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो गया और फिर उसके बाद 2 खाली जगह इसलिए हैं क्योंकि देखें टोटल विड्थ कितनी दी गई है 5, लेकिन प्रिंट होने वाली वैल्यू जो है वो कम है क्योंकि 0.1 की प्रिसिशन है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी। तो वैल्यू देखें 3.1, सिर्फ 3.1 ने प्रिंट होना है, लेकिन जगह हमारे पास 5 की है। तो देखें 3.1 प्रिंट हुआ यहाँ पर, ये देखें 3.1 और इसने 3 की जगह ली है। बाकी क्योंकि हमारे पास जगह 5 की थी तो पहले 2 जगह जो है वो खाली बच जाएंगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये जो पहली प्रिंट एफ़ की स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे लिखा होगा एफ़ इज़ इक्वल टू, ये 2 स्पेसेस खाली होंगी फिर 3.1। इस तरह से दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें देखें 3 की विड्थ है और 2 प्रिसिशन है। तो इसमें देखें किस तरह से प्रिंट होगा 2 प्रिसिशन मतलब 1-4, पॉइंट के बाद देखें 2 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं 1 और 4, क्योंकि दूसरी प्रिंट एफ़ स्टेटमेंट में प्रिसिशन जो है वो 2 अलाउ की गई है। तो 1-4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 3.14 4 वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, 3.1 और 4, ये 4। लेकिन हमें विड्थ कितनी दी गई थी 3 की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर विड्थ कम दी गई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशनल जो स्पेसिस हैं वो ऑटोमेटिकली उसको दे दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाए। विड्थ हमारे पास 3 की थी लेकिन वैल्यू जो है वो 4 ने प्रिंट होना था तो वो एडिशनल स्पेस उसको ऑटोमेटिकली दे दी गई। अब देखें 3.14 बना, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ का मतलब क्यों प्रिंट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिसिशन 2 की दी हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आपने याद रखना है कि आउटपुट में आपने आंसर में वही चीज़ लिखनी है जो प्रिंट एफ़ में उसने पूछा है। देखिए यहाँ पर 2 प्रिंट एफ़ की स्टेटमेंट्स थी तो वही जो चीज़ प्रिंट हो रही है वो आपने अपने आंसर में यहाँ लिखनी होगी। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये भी आपके होमवर्क का हिस्सा है। ये दोनों क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स ए से लेकर एच तक और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके भी तमाम पार्ट्स ए से लेकर आगे एच तक होंगे। इनको आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। इसमें से 1-2 पार्ट्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। करैक्टर W1 वेरिएबल का नाम है, फिर W2, W3, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू सेव की। W1 में क्या सेव कर दिया, क्योंकि ये करैक्टर वेरिएबल्स हैं तो उसने करैक्टर सेव किए। देखें A जो कि सिंगल कोट में लिखा हुआ है, A को W1 में सेव कर दिया, B को W2 में सेव कर दिया, C को W3 में सेव कर दिया। अब जब प्रिंट एफ़ की बारी आई, देखें प्रिंट एफ़ में उसने क्या किया, डबल कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये देखें इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा %C, फिर %C और फिर W3। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन करने के लिए उसने डबल कॉमा के अंदर W3 लिखा है। अब देखें किस तरह से इसकी आउटपुट आएगी। मैंने आपको अभी बताया कि डबल कॉमा के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है प्रिंट उसी ने होना होता है। तो डबल कॉमा में देखें %C लिखा हुआ है। अब %C एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये प्रिंट करेगा W1 की वैल्यू को, W1 जो कि एक आर्गूमेंट है। उसके बाद फिर दोबारा %C है, ये प्रिंट करेगा दूसरे आर्गूमेंट को मतलब W2 को। W2 में B पड़ा है तो देखें B प्रिंट हो गया, मतलब पहले A प्रिंट हुआ फिर B प्रिंट हुआ। अब तीसरे नंबर पे W3 पड़ा हुआ है। अब ये जो W3 है असल में ये W3 लिखा हुआ है डबल कॉमा के अंदर, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। तो ये W3 वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा बल्कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। देखें W3 एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अगर ये W3 यहाँ पर लिखा जाता आर्गूमेंट्स में और यहाँ पर डबल कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता, तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो फिर W3 की वैल्यू प्रिंट होनी थी। और W3 की वैल्यू आप देखें यहाँ पर C है।
तो यहाँ पर सी प्रिंट नहीं होगा बल्कि W3 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि W3 को हमने डबल कॉमा के अंदर लिख दिया है। तो ये चीज़ें आसान सी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो छोटा छोटा कंसेप्ट है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। देखें ये क्वेश्चन है प्रिंट एफ 55, उसके बाद /t है, फिर प्रिंट एफ 666 है, फिर प्रिंट एफ /n 77। अब देखें प्रिंट एफ 55 मतलब 55 प्रिंट हो जाएगा आंसर में, ये देखें। उसके बाद /t का मतलब है वो टैब की जगह छोड़ देगा। उसके बाद प्रिंट एफ 666 है, 666 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर /n लिखा हुआ है तो वो न्यू लाइन में जाएगा और 777 को प्रिंट कर देगा। तो ये आंसर आपका बनेगा 55, फिर टैब स्पेस, फिर 666, फिर न्यू लाइन में 777। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने एग्जीक्यूट करना है बारी बारी, और इजीली आप उसकी आउटपुट जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, देखें ए से लेकर ये तमाम आउटपुट आप इनकी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही है, ए से लेकर एफ तक, तो ये आपकी होमवर्क का हिस्सा है। बाकी एडिशनल क्वेश्चंस ये सामने आप अगर कोई करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें आपको फिर आसान लगने लगेंगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, ये सारे कोड लिखे हुए हैं। इन कोड को एग्जीक्यूट करके आपने लास्ट में ये आंसर बताना है कि 574 जो प्रिंट हो रहा है ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो इनको स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें और फिर देखें कि क्या ये आंसर वाकई आप निकाल सकते हैं या नहीं। इस तरह से ये डिफरेंट आउटपुट क्वेश्चन हैं सारे। लास्ट में हम देखते हैं कि फाइंडिंग द एरर्स को फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, इसमें फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। अब कोड नीचे उसने लिखा हुआ है, सबसे पहले उसने लिखा इंक्लूड, फिर उसने stdio.h लिखा, उसके बाद वॉइड मेन है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर उसने लिखा प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब ये कोड है, उसमें कहता है कि एरर्स आपने फाइंड करना। देखें सबसे पहला एरर तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि उसने हैश का सिंबल नहीं लगाया। तो देखें यहाँ पे पहला एरर यहाँ पे लिखा था हैश साइन इज़ मिसिंग एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। ये पहला एरर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है stdio.h की स्पेलिंग्स उसने मिस्टेक की हुए हैं। तो देखें सेकंड एरर जो है द नेम ऑफ हेडर फाइल इज़ रॉन्ग, ये आप इस तरह से आंसर में लिखेंगे। इस तरह से प्रिंट एफ पाकिस्तान उसने किया है, पाकिस्तान को उसने प्रिंट किया है, लेकिन देखें पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन उसने यहाँ पे डबल कॉमा नहीं लगाया, डबल कोट्स में नहीं लिखा उसको। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द स्ट्रिंग पाकिस्तान मस्ट बी रिटन इन डबल कोट्स, तो आपने पाकिस्तान को डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो ये भी इसमें एरर आ जाएगा। तो ये 3 एरर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने इस तरह से लिखने होंगे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, देखें एरर्स ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, इनके एरर्स आप फाइंड करके बताएंगे। ये सारे आप खुद ट्राई करें, अगर इसमें से कोई नहीं समझ आती तो आप उसको पूछ सकते हैं। देखें ट्रेस आउट द एरर्स ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। तो ये आपके सामने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसमें से जो भी एरर्स आपको नज़र आएँ आप उनको यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में लिख दें कि ये एरर आ रहा है। बाज़ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये इंग्लिश की स्टेटमेंट्स, मतलब जैसे देखें ना ये एरर को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एरर फलां जगह पर, तो इंग्लिश सही तरह से नहीं बनाने आ रही होती। तो उसका ये तरीका है कि आप इसी सेम कोड को आप सही करके साथ में लिख सकते हैं, मतलब साथ में आप मेंशन कर दें कि ये करेक्ट कोड है और इसमें, तो वो पता लग जाएगा कि ये गलतियाँ इसमें थी जो कि आपने करेक्ट कर दी हैं, अगर किसी को ये स्टेटमेंट्स लिखने नहीं आ रही इंग्लिश की स्टेटमेंट्स। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये 16 है, सारे एरर्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 24, 28, 26, ये 27 क्वेश्चंस हैं एरर्स को फाइंड करने वाले। ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि किस तरह से एरर्स को फाइंड करके आपने लिखना है। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज को आप सारा ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन हमने आज चूज़ किया है बुक में से, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने आपको होमवर्क में डिफरेंट क्वेश्चंस असाइन किए थे, डिफरेंट एग्जांपल जो हमारे चैप्टर नंबर 10 में आई हैं, उसमें से किसी एक एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ भी आ जाए कि प्रोग्राम्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देखें ये एक क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये थी कि आपने यूज़र से 4 वेरिएबल्स लेने हैं और चारों वेरिएबल्स का सम लेना है और उनका प्रोडक्ट लेना है। सम का मतलब उनको जमा करना है चारों को, और फिर उनका प्रोडक्ट का मतलब उनको मल्टीप्लाई भी करना है। और तीसरे नंबर पे ये था कि उनकी एवरेज भी निकालनी है आपने। मतलब स्टेटमेंट को दोबारा से मैं रिवाइज़ करता हूँ, यूज़र से 4 वेरिएबल्स इनपुट करवाने हैं और उन चारों वेरिएबल्स का सम, उनका प्रोडक्ट और उनकी एवरेज आपने डिस्प्ले करवानी है। तो देखें सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए सबसे पहले आपने ये देखना होगा। देखिए हमने यूज़र से 4 वेरिएबल्स लेने हैं, तो देखिए हमने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया A B C D के नाम से।
मतलब यूज़र जो 4 वैल्यूज़ एंटर करेगा वो हम चारों वैल्यूज़ A B C D में सेव कर देंगे। उसके बाद हमने इन चारों का सम निकालना है। देखें सम जब हम इन चारों को जमा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी हमने किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया सम। इसी तरह से जब हम इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी रिजल्ट जो आएगा वो भी हमने किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करना होगा। तो वो एक वेरिएबल हमने ले लिया प्रोडक्ट के नाम से। और इसी तरह से अगर हम इन चारों वेरिएबल्स की एवरेज निकालेंगे तो वो भी एवरेज हमें किसी ना किसी वेरिएबल में रिजल्ट उसका सेव करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक एवरेज वेरिएबल भी ले लिया। आप ये देख सकते हैं कि ये सारे वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर के हैं, लेकिन एवरेज जो है वो फ्लोट में ली गई है। उसकी वजह ये है कि एवरेज हमेशा पॉइंट में ही आएगी। बहुत कम होता है कि एवरेज जो है वो पूरी आ जाए, इंटीजर वैल्यू आ जाए, लेकिन एवरेज हमेशा पॉइंट वैल्यू में आती है, इसलिए इसको फ्लोट में लिया गया। तो यहाँ तक तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। अब देखें सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंटर 4 नंबर्स, मतलब यूज़र की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि 4 नंबर एंटर करें। जैसे कि स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि चारों वैल्यूज़ आपने यूज़र से लेनी है। उसके बाद स्कैन एफ की स्टेटमेंट, देखें एक ही स्कैन एफ की स्टेटमेंट में हमने चारों वेरिएबल्स को यूज़र से ले लिया A B C D। देखें 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, 1 2 3 4 डबल कॉमा के अंदर। और उसके बाद आगे देखें ये 4 वेरिएबल लिख लिए एंड A एंड B एंड C एंड D। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कैन एफ की स्टेटमेंट में वेरिएबल के नाम के साथ एंड का साइन यूज़ होता है। और ये जो एंड का साइन है असल में ये एड्रेस को स्पेसिफाई करता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो A एड्रेस पे सेव हो जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू B एड्रेस पे सेव हो जाएगी, तीसरी वैल्यू C एड्रेस पे, और इसी तरह से चौथी वैल्यू जो है वो D एड्रेस पे सेव हो जाएगी। ये यूज़र चारों वैल्यूज़ एंटर करेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। उसके बाद देखें जब चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और चारों वेरिएबल में सेव हो जाएंगी, उसके बाद हम इनके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखें ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, ये चारों वेरिएबल्स को जमा करके सम के अंदर उसका रिजल्ट सेव कर रही है। देखें किस तरह से ये चारों वेरिएबल्स को जमा किया जाएगा और इनका जो सम है वो असाइन कर दिया जाएगा। देखें ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है सम वेरिएबल के अंदर। सम वेरिएबल के अंदर इन चारों को जमा करके सेव कर दिया गया। अब वो चारों वैल्यूज़ क्या हैं वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। यूज़र हो सकता है कि वो 2 4 6 9 एंटर कर दे या समथिंग, कुछ भी वो एंटर कर सकता है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोडक्ट करेगी, मतलब चारों को मल्टीप्लाई। देखें वही सेम चीज़ A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D, चारों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और असाइन कर दिया जाएगा प्रोडक्ट में। अब देखें सम के अंदर इन चारों का सम आ गया, प्रोडक्ट के अंदर इन चारों का प्रोडक्ट आ गया। अब तीसरे नंबर पे जो हमने मालूम करना है वो इसकी एवरेज है। आपको पता होगा कि एवरेज का फार्मूला जो है वो एवरेज निकालने के लिए हमें जब किसी भी नंबरों की एवरेज निकालनी होती है तो उन तमाम नंबर्स को जमा करके फिर उन टोटल नंबर्स पे डिवाइड किया जाता है। देखें टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, A B C D। तो देखें हमने डिवाइड किस पे किया है, 4 पे। लेकिन किस चीज़ को डिवाइड किया, देखें सम, जो भी सम आया है इन चारों का उसको डिवाइड करेंगे 4 पे। देखें ये एवरेज का फार्मूला होता है कि नंबर्स को जमा करें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर्स पर। तो टोटल नंबर 4 हैं तो 4 पे डिवाइड कर दिया तो उनकी एवरेज आ जाएगी और वो AVG वेरिएबल में सेव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से हमें एक और बात पता लगती है कि एवरेज निकालने के लिए हमें सम भी पहले निकालना होगा। तो सम की ज़रूरत पड़ती है एवरेज निकालने के लिए। ये तीनों चीज़ें देखें, अब ये तीन यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। तीनों स्टेटमेंट्स में सम, प्रोडक्ट और एवरेज काउंट कर ली गई है। अब हमारे पास सम वेरिएबल के अंदर सम आ चुका है, प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट आ चुका होगा और इस तरह से एवरेज AVG वेरिएबल के अंदर एवरेज आ चुका। अब इन तीनों वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए देखें स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट प्रिंट होंगे वो इस तरह से। पहली स्टेटमेंट देखें प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल नंबर्स, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा सम के अंदर जो कुछ भी होगा। ये स्लैश n जो है वो न्यू लाइन के लिए है। उसके बाद न्यू लाइन में जाके वो कहेगा प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल नंबर्स, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो इस प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस तरह से एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, यहाँ पर देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने f लगाया है क्योंकि एवरेज जो है वो फ्लोट वेरिएबल है। तो एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स जो है वो इस एवरेज में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। देखें सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अभी हमने एज अ प्रोग्रामर ये प्रोग्राम बनाया है, अब हम एज अ यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें अब किस तरह से होगा ये प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपके सामने आई एंटर 4 नंबर्स। देखिए हमने जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी वेरिएबल डिक्लेयर होने के फ़ौरन बाद लिखा था एंटर 4 नंबर्स। तो इस टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और स्क्रीन के ऊपर लिखा आ गया एंटर 4 नंबर्स। उसके बाद स्कैन एफ की बारी है। स्कैन एफ स्टेटमेंट हमारा वेट कर रही है कि हम 4 वैल्यूज़ एंटर करें। देखिए हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 2,
आपने 2 एंटर करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे से मांगी जा रही है। देखें ये जो 2 मैंने एंटर किया ना, ये ए वेरिएबल में सेव हो गया है। उसके बाद मैंने एंटर किया 4, अब ये भी, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। अब वो तीसरी वैल्यू मांग रहा है, अब मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 6। इसके बाद वो चौथी वैल्यू मांग रहा है, एंटर करेंगे, चौथी वैल्यू हम एंटर करेंगे फॉर एग्जांपल 8। अब देखें 2 4 6 8, ये 4 वेरिएबल्स के अंदर मैंने चारों वैल्यूज़ दे दी। अब जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो इनकी कैलकुलेशन होगी और आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें, अब प्रिंट एफ में क्या आया, सम ऑफ ऑल नंबर्स 20। वो कहता है इन चारों का जो सम है वो 20 है। आप करके देख लें, 2 4 6 और 6 12 और 8 20, तो 20 बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इज़ 384 और एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इज़ 5.0, तो ये इनकी एवरेज बनेगी। आप देख लें कि सम को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 एवरेज बन जाएगी। इस तरह से ये सम आ गया। तो कोई भी नंबर्स आप एंटर करें, हम कुछ डिफरेंट नंबर्स एंटर करके देखते हैं। यहाँ पर कोई बड़े नंबर्स एंटर करके देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 20 पहला नंबर, दूसरा नंबर एंटर करते हैं 22, तीसरा नंबर एंटर कर देते हैं 30 और चौथा नंबर एंटर कर देते हैं 50। अब ये 4 नंबर एंटर किए, जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा ये देखें आपके सामने वो कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स 122, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स 66, 6,60,000 और इस तरह से एवरेज जो है वो 30.00 आ रही है। तो ये इस तरह से, जिस तरह कि आपका कैलकुलेटर काम करता है, आप कैलकुलेटर में नंबर्स ऐड करते हैं और इज इक्वल टू का बटन दबाते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। सेम इसी तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है जो कि आपको 3 रिजल्ट्स दे रहा है, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। एक छोटी सी बात यहाँ पर हमारी जो मैं आपको बता दूं कि देखें एवरेज में आप देखें एवरेज प्रिंट हो रही है 30.0000। आप ये चाहते हैं कि ये पॉइंट के बाद इतने सारे ज़ीरोज़ जो हैं ये फालतू हैं, इनको प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर इसकी प्रिसिशन फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रिसिशन फिक्स करेंगे कि एवरेज वेरिएबल जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसमें एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ जो पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो देखें उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही प्रिंट हों 30 पॉइंट के बाद, तो आप ऐसे पॉइंट लगा दें और साथ में 2 लगा दें। तो देखें 0.2 पॉइंट के बाद प्रिसिशन होती है। मैं यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर रहा, देखें ये वाली विड्थ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4.2 तो 4 विड्थ होती है, पॉइंट के बाद प्रिसिशन। तो हम अगर विड्थ स्पेसिफाई नहीं करते कोई मसला नहीं, हम सिर्फ 0.2 लिख देते हैं। इसका मतलब प्रिसिशन यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही प्रिंट होंगी। तो हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब देखें किस तरह से इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यूज़ एंटर करते हैं 2 8 फॉर एग्जांपल 3 9, ये 4 वैल्यूज़ मैंने एंटर की और एंटर का बटन प्रेस किया। आप देखें ज़रा सम आ गया, प्रोडक्ट आप देखें एवरेज के आगे 5.0 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। पहले कितने सारे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ प्रिंट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने 0.2 उसकी प्रिसिशन फिक्स कर दी है तो अब जब भी जितनी मर्जी बड़े नंबर्स आप यहाँ पे ले लें, मतलब यहाँ पे आप 200 ले लें, बेशक यहाँ पे 800 ले लें, एवरेज जो काउंट होगी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स ही शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको प्रिसिशन का भी आइडिया क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था कि जब हमें पता होता है कि हमारे पास इतना नंबर है तो हम उसको क्यों उसकी प्रिसिशन या उसकी विड्थ फिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें नहीं पता कि कितनी एवरेज काउंट होगी। डिपेंड कर रहा है यूज़र की वैल्यूज़ के ऊपर। यूज़र जितनी वैल्यूज़ एंटर करेगा उस हिसाब से उसका सम निकलेगा, उसी हिसाब से उसका प्रोडक्ट होगा और उसी हिसाब से उसकी एवरेज काउंट होगी। तो यहाँ पर हम पहले से फिक्स कर देंगे तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज में और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक चैप्टर नंबर 10 में आप देख सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबको ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।